पिटारा। संसार सिनेमा का बातें बाइस्कोप की। पिटारा में आज बाइस्कोप की बातें। साइलेंस। एक्शन। आज बाइस्कोप की बातें कई रिकॉर्ड बनाने वाली एक फिल्म को लेकर। इस फिल्म ने पहला काम तो ये किया था कि एक विलन को हमेशा के लिए हीरो बना दिया। दूसरे, एक लेखक को सुपरहिट फिल्मों का निर्देशक बना दिया। तीसरे, कामयाबी के झंडे हर टेरिटरी में लहरा दिए। वैसे जो विशेषताएं मैंने बताई हैं, हो सकता है ऐसे कमाल किसी और फिल्म ने भी किए हों, लेकिन मेरा इशारा है एन.एन. की फिल्म कालीचरण की तरफ। फिल्म कालीचरण की जानकारियों और साउंड ट्रैक के गीतों और संवादों को मिला जुलाकर इस प्रोग्राम का आलेख तैयार करने वाले हैं कलीम राही। और कलीम राही साहब के लिखे हुए को प्रोग्राम की शक्ल देने वाले हैं प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। और प्रोग्राम बाइस्कोप की बातें में फिल्म कालीचरण की बातें आप तक पहुंचे, इस काम के लिए मददगार हैं PKA नायर। तो आइए प्रोग्राम की इन जानकारियों के बाद आप सुने फिल्म कालीचरण की बातें, यानी बाइस्कोप की बातें। लता मंगेशकर की मनमोहक आवाज में गूंजता हुआ फिल्म कालीचरण का ये गाना आज भी मजा देता है। फिल्म कालीचरण निर्माता एन.एन. सिप्पी ने पृथ्वी पिक्चर्स के परचम तले सन 1976 में बनाई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म निर्माण का काम शुरू किया था सन 1964 में। उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई राज खोसला के निर्देशन में और ये सुपरहिट रही। फिल्म का नाम था वो कौन थी। वो कौन थी की जबरदस्त कामयाबी के बाद एन.एन. सिप्पी ने सन 1965 में राजा नवाथे को निर्देशन सौंपा और दूसरी सुपरहिट फिल्म बनाई गुमनाम। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। वो कौन थी और गुमनाम, इन दोनों फिल्मों की जबरदस्त कामयाबी ने फिल्म निर्माण के मैदान में निर्माता एन.एन. सिप्पी के कदम मजबूती से जमा दिए और उन्होंने कई अच्छी और कामयाब फिल्में बनाई। इनमें शतरंज, पारस, चोर मचाए शोर, फकीरा, घर, देवता, सरगम,
गजब और मेरी जंग के नाम काबिले जिक्र हैं। फिल्म कालीचरण से पहले शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मों के जाने माने खलनायक थे और उनकी ड्रामाई अदाकारी और डायलॉग बोलने का अंदाज फिल्म देखने वालों को इतना पसंद था कि जब वो पर्दे पर आते तो सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता। शायद इसीलिए जब निर्माता एनएनसीपी ने सुभाष घई को पहली बार निर्देशक बनने का मौका दिया तो सुभाष घई ने शत्रुघ्न सिन्हा को नायक बनाने की बात कही। सुनकर पहले तो एनएनसीपी चौंके, लेकिन जब सुभाष घई ने उजड्ड, गंवार और रफ टफ कालीचरण का किरदार उनको समझाया तो सिप्पी साहब राजी हो गए और यूं शत्रुघ्न सिन्हा खलनायक से फिल्म कालीचरण के नायक बन गए। अरे बार बार तुमको हम सबका प्रणाम, हम सबका प्रणाम। बार बार तुमको हम सबका प्रणाम। तुम कितने बड़े हो, हाँ कितने महान, हाँ कितने महान। ये लोग भला क्या पहचाने, तुम जानो या हम जाने। ये तुम जानो या हम जाने। सुभाष घई और शत्रुघ्न सिन्हा बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने FTII पुणे, यानी जिसे फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे कहा जाता है, वहां से सन 1968 में अदाकारी का डिप्लोमा लिया था। शुरू में सुभाष घई भी हीरो बनने का जुगाड़ करते रहे। उन्होंने कुछ छोटी बड़ी फिल्मों में काम भी किया, जैसे आराधना, उमंग, भारत के शहीद, 2 बच्चे 10 हाथ, ग्रहण, धमकी और नाटक वगैरह। लेकिन अदाकारी में वो कोई खास जलवा नहीं दिखा पाए और इस बात का एहसास उन्हें खुद भी हो गया। सन 1975 में सुभाष घई ने अपने एक दोस्त बीबी भल्ला के साथ मिलकर सलीम जावेद की तर्ज पर घई भल्ला के नाम से एक लेखक जोड़ी बनाई। इस जोड़ी की पहली फिल्म सन 1976 में बनी, खान दोस्त। इसके निर्देशक थे दुलाल गुहा और हीरो राज कपूर। सह कलाकार थे शत्रुघ्न सिन्हा। इसी दौरान सुभाष घई ने निर्माता एनएनसीपी को अपनी एक कहानी सुनाई। एनएनसीपी को कहानी के साथ साथ सुभाष घई का कहानी सुनाने का अंदाज भी बेहद पसंद आया। उन्होंने सुभाष घई को उस कहानी को पर्दे पर उतारने यानी निर्देशित करने की जिम्मेदारी भी सौंप दी। इस तरह सुभाष घई अदाकार से लेखक और फिर लेखक से निर्देशक बन गए। ये फिल्म थी कालीचरण। बोलो अवतार। सारे व्यापारी घबराए हुए हैं बॉस। आपका फोन नहीं लगा तो मुझे फोन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लाइन कहीं कहने पर हम सब ने बाजार का सारा गेहूं खरीद कर गोदामों में भर लिया है और फंस गए हैं। सरकार तो उन बनिया से कह दो कि आज ये गेहूं नहीं सोना है। अगर खरीद लिया है तो आराम से सो जाए और हमको भी सोने दे। और फिर जमाखोर सेठों के बॉस लायन ने देश के लिए अनाज लाने वाले पानी के जहाज को बीच समंदर में जबरदस्त बारूदी धमाके के साथ उड़ाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। कौन है वो गद्दार जो अनाज गरीबों के मुंह तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद कर देता है या अपने गोदामों में भर लेता है? इतना बड़ा पुलिस का महकमा लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं आईजी खन्ना। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं सर कि बहुत जल्द ही ये गिरोह हमारी हिरासत में होगा। मैंने उस ऑफिसर को फिर से यहां बुला लिया है जिसके नाम से मुजरिम थर्राते हैं, जिसका नाम है प्रभाकर श्रीवास्तव। डीएसपी प्रभाकर श्रीवास्तव ने शहर में आते ही तहलका मचा दिया। अपराधियों में भगदड़ मच गई और एक दिन प्रभाकर ने अनाज से भरे एक ट्रक के साथ साथ उसके ड्राइवर रघु को भी पकड़ लिया। एक बार फिर पूछने आया हूं, जिसका ट्रक तुम चला रहे थे उसके मालिक का नाम क्या है? मुझे कुछ नहीं मालूम सर।
नहीं सर, प्लीज सर, नहीं सर, उस ट्रक का मालिक कौन? आप 1000 बार मुझे यूं ही मारते रहेंगे सर, और मैं 1000 बार यही कहूंगा, मुझे कुछ नहीं मालूम सर, सर मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है और तुम बताओगे कौन है तुम्हारा असली बॉस? कौन है वो जो मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है? किसके लिए काम करते हो तुम? बोलो। नहीं सर, और मत मारिए मुझे, मार नहीं सह सकता, मैं मर जाऊंगा सर। रखो, जब तक तू अपने असली बॉस का नाम नहीं बता देगा मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। प्रभाकर की कोशिश थी कि रघु जबान खोले, लेकिन जिसका नाम लेते हुए उसकी जबान कांप रही थी, उस लायन को रघु की वफादारी पर पूरा भरोसा था। वो मर जाएगा लेकिन बताएगा नहीं। हाँ बॉस, मर तो वो जरूर जाएगा, चाहे वो बताए या ना बताए। होना तो ये चाहिए कि वो बताए नहीं, चाहे वो जिए या मरे। उस प्रभाकर को आप जानते नहीं, पूरा भेड़िया है कमबख्त। माना आईजी आपके पुराने दोस्त हैं, पर प्रभाकर भी तो उनका खास आदमी है। जब से वो आया है जीना हराम हो गया है हमारा। साले को सिवाय फर्ज के और कुछ सोचता ही नहीं। कहां वो शिकारी कुत्ता और कहां हमारा रघु। सोचिए बॉस, कच्चा है उसके आगे, सोचिए। लेकिन इससे पहले कि बॉस लायन कुछ सोचे कुछ करे, रघु ने डीएसपी प्रभाकर के सामने जबान खोल दी। लायन, लायन है उसका नाम। झूठ बोलते हो, भागते हो तुम। शहर के इतने बड़े बाइज्जत आदमी के ऊपर कीचड़ उछालते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? लायन यानी दीन दयाल, जानते हो तुम? मैं जानता था डीएसपी साहब कि आप यकीन नहीं करेंगे। आप क्या कोई भी यकीन नहीं करेगा। झूठ अक्सर बहुत आसानी से गले से नीचे उतर जाता है सर। सच को निगलना बहुत कठिन, लेकिन याद रखिए अब मैं बचूंगा नहीं। रघु का कहा सच साबित हुआ। रघु हवालात में बैठा हुआ खाना खा रहा था। निवाला उसके हाथ में था कि तभी रोशनदान से गोली चली, रघु मारा गया। डीएसपी प्रभाकर गुस्से में दनदनाते हुए सेठ दीनदयाल के बंगले पर जा पहुंचा। तुम्हें गलत फहमी हुई है प्रभाकर। मैं भला ऐसे देशद्रोही गिरोह के बारे में क्या जानकारी रख सकता हूं? मैं तो खुद गरीबों का, जनता का हमदर्द हूं, उनके दुश्मनों का भी दुश्मन हूं। हर चीज का दुश्मन है आप। दोस्ती के नकाब में छुपे हुए सबसे खतरनाक दुश्मन। इस बात की समझ मुझे उस वक्त आई जब आपने रघु को जान से मरवा दिया। क्या तुम्हें मेरे हाथों पर खून लगा नजर आता है? मुझे आपके हाथों पर नहीं बल्कि आपके मुंह पर खून लगा नजर आता है सेठ दीनदयाल। मैं तुम्हारा अंकल हूं बेटे। खून नहीं थे। ये मत समझिए कि एक रघु के मर जाने से आपके खिलाफ सारी गवाहियां जाती नहीं। मैं जमीन आसमान एक करके भी आपके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करूंगा और तब आपसे बात करूंगा। डीएसपी प्रभाकर जाने ही लगा था कि सेठ दीनदयाल ने स्टैंड पर रखा हुआ कांच का मछली घर फर्श पर गिरा दिया। पानी के बिना मछलियां कैसे तड़प रही हैं? क्या ठीक उसी तरह से जिस तरह से देश के लाखों करोड़ों बच्चे अनाज के बिना भूख से तड़प रहे हैं। और ये नीच काम करना आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा सेठ दीनदयाल, जिस दिन देश का भूखा बचपन जवानी पर आएगा उस दिन दिल में एक बदले की भावना होगी जो आप जैसे सेठों के पेट को फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, फाड़ दो ऐसे भेड़ियों को, चीर दो ऐसे गद्दारों को। और तब शायद सरकार तो क्या, भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकेगी। बड़ी बड़ी बातें करनी तो मुझे भी बहुत आती है, लेकिन एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब कि सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की होती। जानता हूं कि आपको लोग एक शेर के नाम से जानते हैं, मगर ये मत भूलिए सेठ दीनदयाल कि जब शेर आदमखोर हो जाता है तो सरकार उसे अपनी गोली का निशाना बनाकर कुत्ते की मौत मार देती है।
और इस बार इस आदमखोर शेर के शिकारी का नाम है प्रभाकर श्रीवास्तव। लेकिन इससे पहले कि डीएसपी प्रभाकर आदमखोर शेर का शिकार करता, आदमखोर शेर ने शिकारी पर हमला कर दिया। प्रभाकर अपनी मोटरसाइकिल पर लौट रहा था कि अचानक दो बड़े बड़े ट्रकों ने उसे आगे और पीछे से घेर लिया और बेदर्दी से कुचल डाला। डॉक्टर, आई एम सॉरी सर, हु यू मीटिंग? Don't be pessimistic, doctor. Don't talk like this. आपको उसे बचाना होगा, किसी हालत में, किसी कीमत पर आपको उसे बचाना होगा डॉक्टर। आइए साहब, हमसे जो कुछ भी हो सका हम सब कुछ कर चुके। अब तो भगवान ही कोई करिश्मा करे तो करे। भगवान जरूर करिश्मा करेगा डॉक्टर, भगवान जरूर करिश्मा करेगा। मुझे मेरा ऑफिसर प्रभाकर चाहिए डॉक्टर, उसके बच्चों को उनका बाप चाहिए डॉक्टर, और इस देश में अपना बेटा प्रभाकर चाहिए डॉक्टर। यू मस्ट सेव हिम, सेव हिम एट एनी कॉस्ट डॉक्टर। फिर वाकई पल भर के लिए जैसे करिश्मा हो गया। प्रभाकर को होश आया। उसने बेचैनी में कुछ बोलना चाहा, लेकिन बोल नहीं पाया। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने मेज पर रखे चार्ट पर अंग्रेजी में लिखा LION, और फिर उसकी हिम्मत और सांस दोनों टूट गए। इतने में बाहर आईजी खन्ना का दोस्त जेलर डेविड आ गया। नर्स कमरे में लौटी तो प्रभाकर का शरीर पलंग पर बेजान पड़ा था। आईजी खन्ना ने प्रभाकर के मृत शरीर को देखा तो जैसे तड़प उठे। वो देखो डेविड, चला गया देश का बेटा, शहीद हो गया मेरा प्रभाकर। कंट्रोल योरसेल्फ खन्ना, आओ मेरे साथ। ये तुम्हारा प्रभाकर नहीं हो सकता। What nonsense you're talking, डेविड, यही मेरा प्रभाकर है। नो नो खन्ना। प्रभाकर का चेहरा देखकर डेविड को विश्वास नहीं हुआ। विश्वास नहीं हुआ कि जिसे वो देख रहा है वो सचमुच प्रभाकर है। अपने यकीन को पुख्ता करने के लिए डेविड ने दिल्ली सेंट्रल जेल के जेलर को फोन किया। हेलो, दिल्ली सेंट्रल जेल, जेलर रहमान, मैं डेविड बोल रहा हूं। नंबर 511 कहां है? क्या कहा? वही है? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता? फिर से देखो। जी, सामने दिख रहा है, पक्की बात है। अच्छा। जेलर डेविड ने आईजी खन्ना को बताया कि दिल्ली सेंट्रल जेल का कैदी नंबर 511 हूबहू प्रभाकर का हमशक्ल है। आईजी खन्ना ने यह सुना तो उनके जहन में एक योजना घुमड़ने लगी। इतने में डॉक्टर वो चार्ट लिए उनके पास आया जिस पर प्रभाकर ने LION लिखा हुआ था, लेकिन कागज को उल्टा पकड़ा होने के कारण वो पढ़ा जा रहा था नंबर 17। नंबर 17, नंबर 17। क्या मतलब? देखो, ठीक है डेविड। नंबर 17, नंबर 17 का ताल्लुक उस गैंग से है जिसने प्रभाकर श्रीवास्तव को मारा है। ये नंबर 17 क्या हो सकता है? हो सकता है मकान नंबर, गली नंबर, कार नंबर, कैदी नंबर। कैदी नंबर। यस सर। प्रभाकर श्रीवास्तव मरा नहीं, बंदा यू अंडरस्टैंड? ये आप क्या कह रहे हैं सर? तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ कि प्रभाकर श्रीवास्तव इंप्रूव कर रहा है, दिन पर दिन ठीक हो रहा है। ये बात, ये खबर हर अखबार, हर रिपोर्ट में छापेंगे। यू गेट माय पॉइंट? बट सर, I mean what I'm saying. This is my order and now move fast. ओके सर। डेविड, अगर प्रभाकर को भगवान ने वापस बुला लिया है तो तुम्हें भी भगवान ने भी इसी वक्त मेरे पास भेजा है। कल सुबह की पहली फ्लाइट से हम दोनों दिल्ली जा रहे हैं। जेलर डेविड आईजी खन्ना को मना करते रह गए, लेकिन धुन के पक्के आईजी खन्ना अनसुनी करके जेलर डेविड के साथ दिल्ली सेंट्रल जेल पहुंच गए। जिस समय आईजी खन्ना सेंट्रल जेल में दाखिल हुए, वहां एक हंगामा हो रहा था। सालों कुत्तों, क्या कर रहे हो? कपड़िया काट कर फुटबॉल नहीं खेला तो मेरा नाम कालीचरण नहीं। कालीचरण, देख रामदास को गुस्सा मत दिला।
साला पकड़े ना, पकड़ो इसका। चार्ली चैपलिन की तेरी औलाद, असल बाप का बेटा है तो खोल के मार साला। डाल दो इसे यही था कालीचरण, वो किरदार जिसको निभाने के लिए निर्देशक सुभाष घई ने शत्रुघ्न सिन्हा को खलनायक से नायक बनाया था। घई भल्ला की कहानी पर बनाई गई इस फिल्म की पटकथा जाने माने लेखक राम केलकर ने लिखी थी और संवाद लिखे थे मशहूर लेखक जैनेन्द्र जैन ने। फोटोग्राफी के महाजन की थी और एडिटिंग वामन भोसले और गुरुदत्त ने की थी। ये एडिटर जोड़ी वामन गुरु के नाम से मशहूर थी और निर्माता एन सिप्पी की लगभग सभी फिल्मों की एडिटिंग इसी जोड़ी ने की थी। आइए अब देखते हैं कि जब जेलर डेविड ने कालीचरण को आईजी खन्ना से मिलवाया तो क्या हुआ। कालीचरण, आप बंबई के आईजी साहब हैं। होंगे, मैं क्या करूं? नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते बेटे, मैंने तुम्हारी केस हिस्ट्री की फाइल पढ़ी है। सभी पढ़ते हैं हुजूर। ये तुम्हें अपने साथ बंबई ले जाना चाहते हैं। क्यों, तुम्हारे यहाँ का राशन पानी खत्म हो गया? नहीं कालीचरण, आईजी साहब तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं। तो पहले इस कुत्ते रामदास को बनाओ ना। कालीचरण, अच्छा नागरिक बनना कोई बुरी बात है? इस दुनिया में एक आम आदमी अच्छा नागरिक नहीं बन सकता है, समझे? मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं भी यही कहता। इसमें तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बेटे। आप मेरे बाप बनने की कोशिश ना करें तो बहुत बेहतर होगा। जाइए, जा सकते हैं आप, जाइए। लेकिन आईजी खन्ना हार मानने वाले नहीं थे। वो दूसरे ही दिन कालीचरण को राजी करने के लिए फिर आ धमके। मेरी समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तू मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? 50 बार कह चुका हूं, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अच्छी मुसीबत है। अच्छा नागरिक बनाएगा? अरे इस कैद खाने में 450 और भी कैदी भरे पड़े, किसी भी साले को बना दो अच्छा नागरिक। मैं क्यों? अगर मैं किसी और को ले गया और वहां से भाग गया तो मैं कितनी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। मैं समझ गया क्या कि आप बात ठीक कर रहे हैं। मैं आपके साथ चलूंगा। आई एम सो हैप्पी। अब तुम देखो मैं तुम्हारे लिए क्या से क्या करूंगा। तुम्हें आम आदमी से महान आदमी बना दूंगा। महान। सुन लिया, सुन लिया। आईजी खन्ना कालीचरण को डीएसपी प्रभाकर बनाकर बंबई ले जाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कालीचरण के दिल में जमी हुई नफरत को धोना और उसे भला आदमी बनाना जरूरी था। इसलिए वो कालीचरण को लेकर शिमला पहुंचे, जहां उनकी बेटी अंजू भी मौजूद थी। डैडी! ओ डैडी! ओ डैडी! खुद ही तार दे दिया, गंदे डैडी, कंजूस। लव भी नहीं लिखा, स्वीट हार्ट भी नहीं लिखा। बस गेस्ट हाउस में आ जाओ। ये कोई तार हुआ? मालूम है, यूथ फेस्टिवल में हमारा प्रोग्राम था, छोड़ के आना पड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे भैया, तुम भी आ गए? चिंकी पिंकी तो? अरे ये क्या हुलिया बना रखा है भैया? चुप है, मैं कोई तेरा भैया वैया नहीं हूँ। कब शाम को जल्दी ले ऊपर वाले कमरे में। चलिए सब, चलिए। ये वो प्रभाकर नहीं जो तुम समझ रही हो। क्या? हाँ बताता हूँ। और फिर आईजी खन्ना ने जब अकेले में अंजू को प्रभाकर की हत्या के बारे में बताया तो वो रो पड़ी। और ये बात तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी, strictly between us। अगर किसी को मालूम हो गया तो पगी क्या कर रही हो? इधर देख, फर्ज ने मुझे 2 आंसू बहाने का भी वक्त नहीं दिया, फिर भी मत करके इस उम्र कैद कुछ कैदी को जा लिया है ताकि इसे प्यार से डीएसपी प्रभाकर बना सकूं। तुम्हें मेरा साथ देना है। छोटे साहब ने तो आपके साथ में आया था, वो भाग गया। कालीचरण भागकर सड़क पर आ गया। सामने से एक बस आ रही थी और बस में सवार थीं ढेर सारी लड़कियां। छोकरी अपना सामान उतारो। अरे कोई कुली नहीं है क्या? एक कुली की बच्ची मेरी शादी में है क्या? चल उतार। खुद ही उतार लेंगे अपने सामान। अरे क्या हुआ साली?
बाप रे बाप, वहाँ तो भूत होते हाथ काट लिया जोर से। हाँ हाँ वो बहुत से गिरी हो। चलिए बहाना करती हो, दम नहीं है तुम लोग, मैं देखती हूँ साला कौन सा भूत है। अरे मत पूछ मत पूछ। ए पुलिस, माय बाप ऊपर जाके देखो कुछ है। यहाँ तो कुछ नहीं है मेम साहब। अरे अच्छी तरह देखो। देख लिया मेम साहब, यहाँ कुछ नहीं है। देख लिया ना, खाम खा डर रही थी, मैंने कहा था ना कुछ नहीं। चलो सामान उतारो। शिमला के यूथ फेस्टिवल में आई लड़कियों की इस बस की छत पर जिसे देखकर सपना यानी रीना रॉय चीख पड़ी थी, वो कोई भूत नहीं, कालीचरण था। ये कालीचरण मौका पाते ही वहां से गायब हो गया और टेंट में जा घुसा। सपना अपने टेंट में पहुंची तो उसने देखा कि उसके बिस्तर में कोई मुंह ढांक कर सोया हुआ है। मैं चोर नहीं हूँ, मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मेरा चला है। देखो देखिए भाई साहब, मैं चोर नहीं हूँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं कालीचरण हूँ। मेरा मतलब मैं प्रभाकर हूँ। अरे सुनिए देखिए, मैं बंबई के आईजी का दोस्त नौकरी से निकलवा दूंगा। आईजी का दोस्त नहीं तो क्या अपने बाप का दोस्त हूँ मैं। दूसरे दिन जब सपना अपनी सहेली अंजू और उसके डैडी यानी आईजी खन्ना से मिली तो पिछली रात का हादसा बताए बिना वो नहीं रह सकी। अंकल, हमारे यूथ फेस्टिवल में सिर्फ स्टेज पर ही नहीं, जिंदगी में भी ड्रामे हो रहे हैं। आप तो बॉम्बे के माने हुए आईजी हैं, कई चोर और डाकू पकड़े हैं आपने। कुछ नहीं किया अंकल जो इस लड़की ने किया। कल रात बड़ा मजा आया अंजू। एक भयानक काला कलूटा चोर मेरे टेंट में घुसा है, मेरे भीतर में छुपा हुआ था। फिर मेरा नाम भी तो सपना है। मैंने आओ देखा ना तो उसे गर्दन से पकड़ लिया और फिर दे धनाधन दे। तो फिर तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? अरे पुलिस तो बहुत बाद में आई, मगर साले को पहुंचा दिया जेल में। अरे हाँ अंकल, सबसे मजेदार बात ये है, अपने आप को आपका फ्रेंड बता रहा था। मैंने एक रख के दिया, मैंने कहा फेंकता है, डर गया, इतना घबरा गया कि घबराहट में अपना नाम भी नहीं बता सका। कभी कहता था प्रभाकर, कभी कहता था कालीचरण। कहाँ है वो? तो फिर पुलिस स्टेशन भेज दिया। Bloody fool! आईजी खन्ना कालीचरण को हवालात से छुड़ा लाए और सपना से उसकी मुलाकात करवाई। ये सपना है, ये भी अपनी बेटी की तरह है। मैं क्या करूं? आ जाती है साली कहाँ से। अंकल, ये प्रभाकर डीएसपी है, शक्ल से तो कोई डाकू लगते हैं। वो एक्सीडेंट हो गया था ना, दिमाग पे काफी चोट लगी है। हाँ मुझे अंजू ने बताया, बेचारा, हाउ सैड। ओके। ओह, असली बात बताना तो मैं भूल ही गई। तो क्या? आज शाम हमारे कैंप में मेरा आइटम है, आप जरूर आएंगे। अंजू बेटी आएगी तो नो, आपको भी आना पड़ेगा और प्रभाकर साहब को भी लेते आइए, शायद हमारे संगीत में कोई जादू हो। संगीत की बात चली है तो हम आपको ये भी बता दें कि कालीचरण का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। 2 गाने राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने लिखे थे और 2 लिखे थे रविंद्र जैन ने। तो आइए देखते हैं सपना का डांस आइटम। गाना खत्म होते होते ही कालीचरण फिर से एक बार घोड़े पर सवार होकर शिमला की बर्फपोश वादियों में भाग खड़ा हुआ। आईजी खन्ना ने जीप में उसका पीछा किया और एक बार उसे फिर पकड़ लिया। पट्टे ने तेरे जैसे हजारों सांडों को ठीक किया है। कहो खिड़की और दरवाजे बंद कर दे और सारे साहब को। डैडी, आप उसे पिंजरे में कब तक बंद रखेंगे?
जॉब जी साहब। उस जिद्दी के लिए खाना फिर से लेके जाओ। लेकिन साहब वो तो कौन था क्यों? ठहरो गोप, खाना मैं लेकर जाऊंगी। अंजू खाना लेकर जैसी ही अंदर आई, कालीचरण ने झटके से हाथ मारकर खाना गिरा दिया। वो मैं समझा गोपू था। मुझे तो बाहर जाओ। किस बात का गुस्सा है तुम्हें? और तुम्हें जेल की बेइज्जती और तोहमत से बचा कर लाया इसका? और तुम्हें एक नेक आदमी बनाना चाहता था इसका? तुम जैसा जाहिल 10 जन्म लेने पर भी इतना बड़ा काम नहीं कर पाता जो मैं तुमसे कराना चाहता था। सारे पाप धुल जाते तुम्हारे और मेरे भी। अगर नहीं बाहर गया, तुमने मुझे हरा दिया, तुम्हें नहीं रोकूंगा। कब? आपका सामान मान लो, जीप में रखो। ड्राइवर से कहो कि जहां भी जाना चाहे छोड़ के आए। और जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारी जगह जेल मैं काट लूंगा। तुम आजाद हो, जहां भी जाना चाहो जा सकते हो और खुश रहो। आईजी खन्ना तेज कदमों से बाहर चले गए तो कालीचरण ने अपने सिर को झटका दिया। भाषण देता है बुड्ढा। और दो भाषण बेटे, मगर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। बहुत बड़ा धर्मात्मा बनता है साला। भैया क्या है? इस धागे को देखते हो? इसे राखी कहते हैं। तुम जा रहे हो भैया, लेकिन जाने से पहले एक बहन अपने भाई को राखी बांधना चाहती है। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? जाओ यहाँ से। अच्छी बात है भैया, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। तुम्हारी सारी बलाएं इस बहन के सर आ जाए। ठहरो, ये लो, बांध दो। कालीचरण ने अपना हाथ आगे कर दिया तो उस पर राखी बांधते हुए अंजू बोली, मेरी भी क्या किस्मत है। एक भाई को राखी बांधनी थी तो वो दुनिया छोड़कर चला गया, और अब दूसरों को बांध रही हूँ तो वो घर छोड़कर जा रहा है। हाँ मैं जा रहा हूँ, मगर कभी किसी ने पूछा कि क्यों जा रहा हूँ? मैं क्यों जाना चाहता हूँ? मैं पूछा किसी ने? मैंने आज तक किसी को बताया नहीं अंजू, लेकिन तुम्हें बताकर जाना चाहता हूँ। तुमने राखी बांधी है ना, ठीक इसी तरह से मेरे हाथ में राखी बांधने वाली तुम्हारी तरह एक बहन थी मेरी, गीता। इस दुनिया में अगर मेरा कोई भी था तो सिर्फ बहन। कितना प्यार करती थी मुझे वो। किसी जमाने में मैं भी अपने एक छोटे से गांव का एक अच्छा आदमी माना जाता था। बंदूकें और बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में 300 रुपए महीने का मामूली मजदूर था मैं। लेकिन एक बहुत बड़ा शौक था मुझे, बंदूक का निशाना लगाना। कालीचरण ने आगे बताया कि इस शौक ने उसे वाहवाही और चांदी की ट्रॉफियों के अलावा और कुछ नहीं दिया। जब भी फैक्ट्री से वापस लौटता, गीता को अपने सपनों में खोया हुआ पाता, लेकिन उसके ससुराल वालों की बड़े दहेज की मांग थी और मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी न थी। एक शाम जब मैं घर लौटा तो देखा मेरी ही फैक्ट्री के कुछ लोग, शेट्टी और उसके साथी, मेरा इंतजार कर रहे थे। शेट्टी बोला कि सेठ धर्मचंद उसे 20,000 रुपए देगा अगर वो अपनी निशानेबाजी का कमाल दिखाकर उसकी अपाहिज पत्नी का खून कर दे। वो मुस्कुराया, कहने लगा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, पछताओगे। इसके बाद जब एक दिन वो अपने घर पहुंचा तो उसका सब कुछ लुट चुका था। गीता की इज्जत लुट चुकी थी, कालीचरण खत्म हो चुका था। शेट्टी और उसके दोनों साथियों की यह हरकत थी। कालीचरण, तेरी बहन रेलवे लाइन की तरफ भागी जा रही है। गीता! मैंने शेट्टी के साथियों का खून कर दिया, लेकिन शेट्टी गांव से भाग चुका था और उसके बाद मुझे सिर्फ एक ही आदमी की तलाश है, शेट्टी। नहीं भैया नहीं। जब तक उसके खून से अपने माथे पर तिलक नहीं लगा लूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती है। मेरी बची हुई जिंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, शेट्टी। क्या उसका खून करके तुम्हारी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा? क्या तुम्हें तुम्हारी गीता वापस मिल सकती है? ना भैया ना, कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी तरफ देखो, क्या मैं तुम्हारी गीता नहीं? कालीचरण को अंजू में गीता नजर आई।
उसका मन बदल गया और जब अंजू ने उसे अपने भैया डीएसपी प्रभाकर की हत्या और अपने डैडी आईजी खन्ना के मकसद के बारे में बताया तो कालीचरण डीएसपी प्रभाकर बनने पर राजी हो गया। आईजी खन्ना ने कालीचरण के अहद को सुना तो उन्होंने कालीचरण को गले से लगा लिया। उन्होंने डीएसपी प्रभाकर की पूरी दास्तान उसे सुनाई और अंत में कहा, और इसी तरह से मेरा प्रभाकर अपने कर्तव्य के लिए, अपने देश के लिए शहीद हो गया। और ऐसा शहीद कि जिसकी चिता पर कोई बिगुल नहीं बजाया गया। उन गद्दारों को पकड़ने उसकी जो कामना अधूरी रह गई उसे अब मैं पूरी करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम कालीचरण से प्रभाकर बन जाओ। लेकिन सर, मैं तक बहुत ही मामूली आदमी हूँ। तो तुम जानते कि तुम क्या चीज हो। आज ही प्रभाकर के बच्चों की चिट्ठी आई तो पढ़ के सुनाता हूँ। ग्रैंड पापा, आपने हमसे वादा किया था कि आप हमारे पापा को लेकर शिमला आएंगे। 14 नवंबर को हमारा पेरेंट्स डे। पापा को भेज दिए ना ग्रैंड पापा, प्लीज। आपकी चिंकी और पिंकी। अब तुम ही बताओ कि मैं बच्चों को कैसे बता दूं उनका पापा इस दुनिया में नहीं। तुम ये बताओ बेटे, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो इनके आंसू पहुंच सके? वो अपने पापा से इतना प्यार, मासूम बच्चों के प्यार की कसम आईजी साहब। अब मैं देख लूंगा कौन है नंबर 17। डीएसपी प्रभाकर की जगह संभालते ही कालीचरण ने हंगामा कर दिया। जिस पर जरा सा भी शक हुआ उसे पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। जाहिर है इनमें कई भले घर के बेकसूर लोग भी थे। आईजी खन्ना इस गैर जिम्मेदार हरकत को भला कैसे बर्दाश्त करते? गुड मॉर्निंग सर। सब श्योर कैसा है सर? पिछले 2-3 दिनों में प्रभाकर साहब ने 20-25 लोगों को हिरासत में ले लिया है। प्रभाकर ने? किस जुर्म में? जी, 17 नंबर के बिना पर। 17? किसी का फ्लैट नंबर 17 है, किसी का गाड़ी नंबर 17 है, और एक आदमी तो ऐसा भी है सर जो 17 बच्चों का बाप है। ऐसा करो, सबको रिहा कर दो, इनसे माफी मांगो। प्रभाकर कहाँ है? जो आपके कैबिन में है। तो ये गुलखिला शरीफ आदमियों को पकड़ पकड़ कर हवालात में बंद कर। शरीफ? यही तो धोखा खा रहे हैं आप आईजी साहब। जो लोग शरीफ दिखते हैं अक्सर बड़े बदमाश होते हैं, जैसे कि ये लोग। और एक राज की बात भी है। क्या राज? वो ये अपना हवलदार किशन है ना, मोटू, इसका भी नंबर 17 है। खन्ना साहब से उलझकर कालीचरण घर पहुंचा तो उसका सामना हो गया सपना से। कालीचरण? मैं कालीचरण नहीं हूँ। तुम नाम बदल सकते हो, खुद को नहीं। मैंने सारा कुछ सुन लिया है। इन बच्चों के लिए, इन सब के लिए तुम इतना? ये एक नाटक है। लेकिन हकीकत से सुंदर। ये झूठ है। लेकिन सच से भी बड़ा। मैं एक मामूली आदमी हूँ, लेकिन लाखों से महान। हाँ कालीचरण, तुम? मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सपना का प्यार पाकर कालीचरण के हौसले और भी बुलंद हो गए और वो जंगू बस्ती में जा पहुंचा। ये तुम्हारी सरासर बेईमानी है, जमाखोरी है, जमाखोरी है। बेटा थोड़ा सा तेल दे दो, बच्चों के लिए खाना पकाना है। जा माँ जा, आज तेरे घर में खाना नहीं बनेगा। अरे जिसको खाना बनाना हो वो पिछले दरवाजे से दुगने दाम पर ले ले। मैनेजर बाबू, इन सब लोगों को मिट्टी का तेल दे दो।
वरना तुम्हें इसी तेल में जलाकर मिट्टी कर दूंगा मैं। ये शाका की दुकान है। शाका हमारा नाम है हुजूर। गरीब लोगों के साथ जमाखोरी का नीच काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? गुस्सा बहुत बुरी चीज है हुजूर। शाका की बस्ती में आए हैं, नाश्ता पानी तो करते जाइए। काले धंधे और रिश्वत देने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ शाका। मेरे हाथ में एक त्रिशूल है और एक त्रिशूल आपके हाथ में होगा। काली माँ की कसम डीएसपी साहब, अगर आज शाका हार गया तो हमेशा के लिए बस्ती और धंधा छोड़ देगा। शाका की ये विशेष भूमिका डैनी डेंगजोप्पा ने निभाई थी। एक लंगड़े काली भक्त का किरदार था ये, जिसे बैसाखी के बिना अपने एक पांव पर खड़े होकर त्रिशूल से लड़ना था। फिल्म के फाइट कंपोजर शेट्टी ने डैनी और शत्रुघ्न सिन्हा को लड़ाई के इन दृश्यों के खातिर खास ट्रेनिंग दिलवाई थी। ये फाइट सीन्स दर्शकों को आज भी बखूबी याद हैं। उठ शाका, उठ जा। तेरे जैसे बहादुरों की इस देश को सख्त जरूरत है। प्रभाकर साहब, आज आपने मेरी जान बचाकर मुझे कर्ज में डुबो दिया है। चलो खतरे, दुकान खोल दो। आज से ये शाका की दुकान नहीं, बस्ती की दुकान है। सबको माल खुल के बांटो। अब देखते हैं कि शाका की हार और कालीचरण से उसकी दोस्ती हो जाने के बाद लायन दीनदयाल ने डीएसपी प्रभाकर के खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा। अब हम अपने आदमियों को और ज्यादा खतरे में डालना नहीं चाहते, इसलिए हमने दक्षिण भारत से एक निहायती खूंखार और शिकारी कुत्ता मंगवाया है। मैं समझा नहीं बॉस। हमने जागीर सिंह को बॉम्बे बुलवाया है। जागीर सिंह? इस नाच गाने के दौरान होटल के हॉल में सेठ दीनदयाल, आईजी खन्ना और कालीचरण भी आ गए। जागीर सिंह ने भेष बदलकर कालीचरण को मारना चाहा, मगर दीनदयाल को पता था कि इसमें खतरा है। अगर कालीचरण पर हमला किया गया तो जागीर सिंह पकड़ा जाएगा। उसने जागीर को रोकना चाहा, लेकिन वो जिद पर अड़ा हुआ था और लायन को इनकार सुनने की आदत नहीं थी। दीनदयाल के इशारे पर जागीर को गोली मार दी गई। जागीर सिंह? ये वही मुजरिम है जिसकी पुलिस को बहुत दिनों से तलाश थी। इसी दौरान 31 दिसंबर की रात आई तो कालीचरण और सपना नए साल की खुशियां मनाने के लिए सेठ दीनदयाल के नए होटल में जा पहुंचे, जिसका नाम रखा गया था लायन। हेलो प्रभाकर। हेलो अंकल। हेलो हेलो सपना। बड़ा अच्छा होटल बना लिया अंकल आपने। खुशी की बात तो ये है कि यह मनहूस साल तो तुम्हारे लिए कंप्लीट हुआ। आपका आशीर्वाद है अंकल। अरे भाई, आशीर्वाद तो बड़े आदमी देते हैं, हम तो सिर्फ राय दे सकते हैं। एक तो ये कि दुश्मनी से दोस्ती हर हाल में बेहतर होती है। हाँ बेशक, बशर्ते कि दोस्ती सच्ची हो और नियत में खोट ना हो। दूसरी बात बोलिए। दूसरी बात यहाँ नहीं,
कभी खाने पर घर आ जाना, इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, जरूर आऊंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। सेठ दीनदयाल चला गया तो कालीचरण की नजर घूमते हुए उस चक्र पर पड़ी जिस पर अंग्रेजी में होटल का नाम लिखा हुआ था, लायन, LION, और ये चक्र घूमकर कभी नंबर 17 बन जाता तो कभी LION, लायन। कालीचरण चौंक पड़ा और एक कागज पर LION लिखकर IG खन्ना के चेहरे के सामने घुमाने लगा। सर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि नंबर 17 ही लायन, दीनदयाल, इस वक्त बहुत से इम्पोर्टेंट लोग आए हैं, ये कागज का खेल छोड़ो और पार्टी बिछाओ। देखिए सर, मुझे दीनदयाल तो शुरू से ही शक था। हो शराब, हम तो मेरे खास दोस्तों में से हैं और उसे मैं कहीं जानता हूँ। यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सर, कि जो किताब आंखों के बहुत नजदीक लाई जाए उसके अक्षर बहुत ही मुश्किल से पढ़े जाते हैं। वाह 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 वाह। अरे सुनो, कौन सी फिल्म का डायलॉग है? कालीचरण का। IG साहब के बर्ताव से कालीचरण का मन दुखी हो गया। सपना ने सारी बात सुनी तो वो भड़क उठी। दुनिया नहीं मानती तो ना सही, अब तुम भी दुनिया को बता दो कि क्या है कालीचरण। लेकिन इसका कोई तरीका नहीं है। है एक तरीका, अब हम उस साले के घर में घुसकर उसे मारेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उस कमीने के साथ मिलकर कालीचरण ने सेठ दीनदयाल से हाथ मिला लिया और उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। आज रात को आपके गिरगांव वाले गोदाम पे हम रेड मारने जा रहे हैं। रेड मारने के बाद मिलेंगे, हैं? थैंक यू वेरी मच। हम लोगों के अलावा किसी को नहीं मालूम था, फिर उन बदमाशों को कैसे मालूम हुआ कि हम लोग वहाँ पर छापा मारने वाले हैं? इससे साफ जाहिर है कि किसी ने राज फाश किया। पूरे 1,40,000 हैं ये लोग। जी गिनने की क्या जरूरत है? आज के जमाने में तो बेईमानी ही एक ऐसा धंधा रह गया है जो पूरी ईमानदारी के साथ किया जाता है। कालीचरण ने सेठ दीनदयाल का विश्वास जीतने के लिए उसके नाम से गरीबों की बस्ती में कंबल और कपड़े बंटवाए और शानदार जश्न मनाया। तुमको भोले नाथ कहे, हाँ हाँ हाँ, तुमको भोले नाथ कहे या बोले चक्करधारी, बोलो बोले चक्करधारी। तेरे चक्कर तू ही जाने, क्या जाने ये जनता बेचारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। मारी गई जनता बेचारी, जय जय माखन चोर मुरारी। तेरे रूप है हजार, ज्यादा कहना है बेकार, क्यों है तेरी जय जयकार। ये लोग भला क्या पहचाने, तुम जानो या हम जाने। तुम जानो या हम जाने, तुम जानो या हम जाने। फिर ठीक कहता था, मुजरिम आखिर मुजरिम ही होता है। क्या हुआ है आपको? इस आदमी पर विश्वास करके मैंने अपनी तकदीर, अपना करियर दांव पर लगा दिया था। वही शख्स मुझे धोखा देगा, ये मैं विश्वास तक नहीं कर सकता था। ये आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। IG खन्ना के इल्जाम का जवाब देते हुए कालीचरण जज्बात में बहकर शायद उन्हें सारी हकीकत बता ही देता कि उसने देखा खिड़की के बाहर सेठ दीनदयाल का गुंडा चिंकी पिंकी को दबोचे खड़ा है और जबान बंदी का इशारा कर रहा है। कालीचरण भीतर ही भीतर तड़प उठा, मगर जाहिरा तौर पर लहजा बदल कर बोला, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। तुम्हें क्या है? एक प्रभाकर वो था तो अपने फर्ज के लिए अपनी जान दे सकता था, और एक प्रभाकर ये है जो कागज के चंद टुकड़ों के लिए अपना फर्ज, अपना ईमान, अपनी आत्महत्या को बेचना चाहता है। कल को मुझे बेच देगा, अपने बाल बच्चों को बेच देगा, अपनी बहन को बेच देगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने मुझे जिस मौत मारा है उसका भुगतान तुम्हें करना होगा, और मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। मेरे बंगले से मोटरसाइकिल पर भागा है, उसे फौरन गिरफ्तार करो। पुलिस को चकमा देकर कालीचरण सेठ दीनदयाल के डन पर जा पहुंचा। कुत्ते की औलाद,
मैंने तुम लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया और तुम लोगों ने मेरे बच्चे कहाँ? कहो तो आईजी खन्ना के पास वापस भिजवा दें। बस आज का काम हो जाए, उसके बाद बच्चों के साथ जहाँ चाहो चले जाना। आज का काम? गुजरात में बाढ़ आई है। बंबई के सरकारी गोदामों में भरा हुआ लाखों टन अनाज कल गुजरात के लिए चल पड़ेगा। आज की रात अगर इन गोदामों को उड़ा दिया जाए तो हमारी चांदी ही चांदी है, लेकिन उन गोदामों पर सख्त पहरा है, कोई अंदर जा नहीं सकता। डीएसपी प्रभाकर तो जा सकता है। मतलब? तुम्हारे साथ हमारे आदमी भी होंगे। बारूद के खास जानकार को हमने इसी काम के लिए बुलवाया है। उससे मिल लो और सारी स्कीम समझ लो। कम इन नंबर 3। ये नंबर 3 और कोई नहीं, गीता का हत्यारा शेट्टी था। कालीचरण उसे देखते ही आग बबूला हो गया और चिल्लाते हुए उस पर छलांग लगा दी। बात क्या है प्रभाकर? मैं बताता हूँ सेठ दीनदयाल, यह आदमी प्रभाकर नहीं, कालीचरण है। अगर आईजी खन्ना कालीचरण को प्रभाकर बना सकता है तो हम भी इसे प्रभाकर बनाकर सरकारी गोदामों में भेजेंगे। शेट्टी, तुम प्रभाकर साहब को साथ ले जाओ। इधर कालीचरण बच्चों की खातिर सेठ दीनदयाल का आदेश मानने पर मजबूर था और उधर सपना ने आईजी खन्ना की आंखों पर लगा दीनदयाल की शराफत का चश्मा उतार दिया। क्या हक है आपको एक इंसान को गलत समझकर इस तरह धुतकार देने का? क्योंकि वो एक आम मामूली अनपढ़ आदमी है, पर उससे महान तो आप भी नहीं आईजी साहब। याद रखिए, अगर आज कालीचरण को कुछ हो गया तो आज के बाद कोई कालीचरण प्रभाकर बनने की कोशिश नहीं करेगा। बचा लीजिए। इधर आईजी खन्ना दीनदयाल के खिलाफ उठ खड़े हुए और उधर शेट्टी और उसके आदमी अनाज के गोदामों को उड़ाने की तैयारी में जुट गए, मगर कालीचरण उनसे टकरा गया और शाका भी उसकी मदद के लिए आ गया। दोनों ने मिलकर गोदामों को तबाही से बचाना चाहा, लेकिन शेट्टी और उसके आदमियों ने उन्हें काबू में कर लिया और एक स्तून से बांध दिया। जल्दी काम शुरू करो। प्यारी, इन रोशनदानों में बम लगा दो। मैं अभी बाहर जाकर मेन पॉइंट लगाकर आता हूँ। बारूद फटते ही गोदाम के साथ इनका भी काम तमाम हो जाएगा। शेट्टी धमाके की तैयारी करने के लिए बाहर गया और तभी कालीचरण की नजर मारपीट में घायल होकर बेहोश पड़े चौकीदार की कमर से बंधे हुए एक खंजर पर पड़ी। उसने शाका को इशारा किया। शाका अपने एक पांव से खंजर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी दीनदयाल के डेन में खतरे के सिग्नल बज उठे। इस सिग्नल का मतलब यह है कि अब पुलिस हमारे सारे रास्तों पर आ चुकी है। जैक, अब हमें अपने प्राइवेट रास्ते से निकल जाना चाहिए। दीनदयाल डेन से भागने की तैयारी करने लगा और उधर शाका ने कड़ी मेहनत करके अपने पांव के जरिए खंजर हासिल कर लिया और अपनी और कालीचरण की रस्सियां काट दी। वक्त मिटने और मिटाने का है दोस्त। अब इस गोदाम को राख होने से बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जल्दी बोलो, करना क्या है? कालीचरण और शाका गोदामों को बचाने के लिए एक बार फिर शेट्टी और उसके आदमियों से टकरा गए। इस जंग में शाका मारा गया और शेट्टी गुड्स ट्रेन के नीचे आकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उधर दीनदयाल निकल भागने की तैयारी में था कि आईजी खन्ना ने उसका रास्ता रोक लिया। जिंदगी कितनी प्यारी होती है दीनदयाल, लेकिन तुम्हें याद होगा कि एक दिन मैंने अपने बाप की कसम खाई थी कि प्रभाकर की मौत का बदला मैं लूंगा। आईजी खन्ना और दीनदयाल एक दूसरे से भिड़ गए। पल भर को ऐसा लगा कि आईजी साहब दीनदयाल के हाथों मारे जाएंगे, लेकिन तभी अचानक पुलिस फोर्स की गोलियां चली और दीनदयाल बेदम होकर गिर पड़ा। अब मानता हूँ, मुजरिम को प्यार और जिम्मेदारी दी जाए तो वो क्या नहीं कर सकता। ये तुमने साबित करके दिखाया खन्ना। अरे, तुम्हारी आंख में आंसू? फिल्म कालीचरण ने सन 1976 में रिलीज होते ही देश भर में जगह जगह अपनी कामयाबी का सिक्का जमा दिया, क्योंकि इसमें जकड़ भी थी और पकड़ भी। इस सिलसिले में एक खास बात मैं आपको और बता दूं।
फिल्म कालीचरण की कहानी का आइडिया 1962 में बनी शम्मी कपूर की फिल्म चाइना टाउन से लिया गया था। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे शक्ति सामंत। वैसे फिल्म चाइना टाउन भी एक अंग्रेजी फिल्म का चरबा थी। सन 1978 में बनी लेखक सलीम जावेद की फिल्म डॉन भी यही थी। बहरहाल कालीचरण के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा ने दर्शकों का मन जीत लिया और इसके बाद 50 फिल्मों में उन्होंने हीरो की भूमिका निभाई। फिल्म कालीचरण में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ इरीना रॉय, प्रेमनाथ, अजीत, अलका, कृष्ण धवन, डेविड, हेलन, शेट्टी और लीला मिश्रा के साथ साथ विशेष भूमिकाओं में डैनी और मदनपुरी ने भी अपने अभिनय के जलवे दिखाए थे। अभिनेता अजीत के किरदार लायन को जबरदस्त शोहरत मिली और इस पर मिमिक्री करने वाले कलाकार तो आज भी आइटम बनाते रहते हैं। फिल्म कालीचरण में के महाजन की खूबसूरत फोटोग्राफी, राम केलकर की चुस्त पटकथा और जैनेन्द्र जैन के जानदार संवाद भी बेहद पसंद किए गए थे। फिल्म कालीचरण से सुभाष घई ने निर्देशक के रूप में अवतार लिया और इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ सन 1978 में विश्वनाथ और 1989 में गौतम गोविंदा बनाई और इसके बाद 1980 में अपनी फिल्म कंपनी मुक्ता फिल्म्स के परचम तले कर्ज बनाकर निर्देशक के साथ साथ निर्माता भी बन गए। फिल्म कर्ज के बाद क्रोधी, विधाता और मेरी जंग का निर्देशन किया और फिर मुक्ता आर्ट्स के लिए हीरो, कर्मा, राम लखन, सौदागर, खलनायक, परदेश और ताल जैसी कामयाब फिल्में बनाकर ढेरों शोहरत और दौलत कमाई। अपनी फिल्म कंपनी मुक्ता आर्ट्स में सुभाष घई ने दूसरे निर्देशकों को भी अवसर दिया। ये दूसरी बात है कि हिट डायरेक्टर मुकुल आनंद की फिल्म त्रिमूर्ति पिट गई और नए डायरेक्टर अनंत बलानी की फिल्म जॉगर्स पार्क ने तारीफें बटोरी। हाँ, इसे ट्रेजेडी ही कहना पड़ेगा कि ये दोनों निर्देशक चल बसे। जो भी हो, राज कपूर के बाद शोमैन का कमर्शियल खिताब पाने वाले दूसरे फिल्मकार माने जाते हैं सुभाष घई। सुभाष घई को निर्देशक और शत्रुघ्न सिन्हा को हीरो के रूप में स्थापित करने वाली एनएनसीपी